Good morning, children. How are you? Children, today we are going to start a new unit. The name of the unit is Moral and Manners. Do you know what is manners and what is moral? मोरल वो गाइडलाइंस है, मोरल वैल्यूज़ होती हैं हमारी लाइफ में जिनको फॉलो करते हैं हम, और जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ एक्सेप्टेबल बिहेवियर इन अवर सोसाइटी। हम सोसाइटी समाज में रहते हैं तो उसमें किन चीज़ों को माना जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, और किन चीज़ों को रिजेक्ट किया जाता है। तो उसकी वजह से हमें फ़ायदा यह होता है बच्चों कि हमारा कैरेक्टर बिल्ड होता है, हमारा कैरेक्टर मजबूत होता है, और जब हमारा कैरेक्टर अच्छा होगा और सभी लोगों का कैरेक्टर अच्छा होगा तो एक अच्छा और मजबूत समाज बनेगा जिसमें एक दूसरे से रिलेशन होगा, एक दूसरे की परवाह होगी, एक दूसरे के काम आने वाले लोग होंगे। ओके। और ये मैनर्स क्या होते हैं? मैनर्स होते हैं वो छोटे छोटे बिहेवियर, काम करने के तरीके, कोई भी काम करने का वो तरीका जो कि अच्छा माना जाता है, जिससे किसी को परेशानी ना हो, जो कि देखने में अच्छा लगे। ओके, सो लेट अस बिगिन द चैप्टर। इसमें हमने मोरल वैल्यूज़ के बारे में समझ लिया क्या होता है, और इसमें एक एस्पेक्ट मैंने आपको बताया था रिलेशनशिप का। अब बड़ों से रिलेशनशिप के बारे में यहाँ लिखा है रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। आपके पेरेंट्स हों या आपके रिलेटिव्स हों, आपके टीचर्स हों या आपके नेबर्स हों, जो भी आपके एल्डर्स हैं उन सब की आप रेस्पेक्ट कीजिए, उनका कहना मानिए और उनकी छोटे छोटे कामों में हेल्प कीजिए। इससे क्या होगा, वो आपसे बहुत प्यार करेंगे, आपका और उनका रिलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके, नाउ वी हैव अ पोएम, लेट अस रीड इट आउट। वी से थैंक यू, वी से प्लीज and excuse me when we sneeze. That is the way we do what is right. We have manners. We are polite. इसमें छोटे छोटे वर्ड्स आपको बताए जा रहे हैं कि आपको किस समय में थैंक यू बोलना है, किसी समय में आपको सॉरी बोलना है, किसी समय में आपको प्लीज़ बोल के बात करनी है। तो इस तरह के वर्ड्स आप जब यूज़ करते हैं तो इसको हम कहते हैं पोलाइट बिहेवियर या कटेसी। कटेसी से जो हम बात करते हैं तो सामने वाले को अच्छा लगता है। ओके, और हमारे मैनर्स को वो कहता है कि बहुत अच्छे हैं। Now after reading this poem, there is a small question here. When do you use these following polite words? इन polite words को आप कब कब यूज़ करते हैं? यहाँ लिखे हैं गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग को कब यूज़ करते हैं? ऑब्वियसली जब हम मॉर्निंग में किसी से मिलते हैं तो ग्रीट करते हैं, और ग्रीट करने के लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं गुड मॉर्निंग, एंड ऑलवेज यूज़ गुड मॉर्निंग एंड दीज वर्ड्स विद ए स्माइल। ओके, और दूसरा है गुड बाय। जब हम किसी से मिलने के बाद अलग जा रहे होते हैं तो हम बोलते हैं गुड बाय। हेलो, हेलो भी एक ग्रीटिंग है जो किसी भी समय बोला जा सकता है। नेक्स्ट इज प्लीज़। प्लीज़ शब्द हम जब बोलते हैं जब हम किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो या किसी से कुछ मांग रहे हो या कोई हेल्प चाहिए हो हमें किसी से, तो हम बोलते हैं प्लीज़। ठीक है, इवन अगर हमारे घर पे कोई सर्वेंट है, हम उनसे कोई काम बोलते हैं तो उनसे भी प्लीज़ करके बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज आई एम सोनी। ये अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं हम। ये कब यूज़ कर रहे हैं हम? जब हम अपना इंट्रोडक्शन किसी को दे रहे हैं। सोनी की जगह आपका नाम हो सकता है, आई एम नितेश, आई एम राकेश, वॉट एवर। नंबर 6 इज गुड नाइट। जब हम रात को सोने जाते हैं तो उससे पहले हम जो आसपास के लोग होते हैं उनको बोलते हैं गुड नाइट। या अपने किसी भी फंक्शन से जब हम निकलते हैं रात के समय और उसके बाद हमें अगले दिन उनसे मिलना होता है या अगले दिन तक हम नहीं मिलेंगे, तो हम रात के लिए उनको बोलते हैं गुड नाइट। ये एक विश है कि आपकी रात अच्छी रहे, आप अच्छे आराम से सोएं। तो इस तरह के पोलाइट वर्ड्स अगर हम बोलेंगे एक दूसरे से तो हमारे आपस में रिलेशन अच्छे रहेंगे और एक दूसरे की रेस्पेक्ट बनी रहेगी। एन्जॉइंग लाइफ। अब हमारी ये स्टोरी है, इसका टाइटल है एन्जॉइंग लाइफ। लाइफ को एन्जॉय करना। ओके, बीइंग हैप्पी एंड फ्री ऑफ टेंशन एंड स्ट्रेस इज की ऑफ हैप्पीनेस इन लाइफ। फ्री ऑफ टेंशन होना, खुश होना, सक्सेस की हमारी एक की है, एक कुंजी है। जब तक हम खुश नहीं होंगे और स्ट्रेस फ्री नहीं होंगे, हम लाइफ में सक्सेसफुल अपने आप को नहीं बोल सकते। वी शुड ट्राई टू बी हैप्पी एंड कंटेंटेड वॉट एवर द सिचुएशन मे बी। और जो कुछ भी हमारे पास है उससे हमें खुश होना चाहिए, कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए कि ये चीज़ हमारे पास नहीं है। जो है उसका ऊपर वाले का शुक्र अदा करें और उसमें खुश रहें, और ऑब्वियसली अच्छे के लिए, बेहतर के लिए कोशिश करते रहें। लेट अस बिगिन द स्टोरी। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज अ किंग। बहुत समय पुरानी बात है कि एक किंग था। ही रूल्ड ओवर 15 years बट हिज लाइफ वाज फुल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वरीज एंड टेंशंस। लगभग 15 साल उसने राज किया था अपने राज्य में, लेकिन उसकी ज़िंदगी जो थी, उसकी लाइफ जो थी, फुल ऑफ टेंशन थी, परेशानियाँ थी। फुल ऑफ टेंशन, सोच सोच के परेशान था, वरीज थी। समटाइम फेमिन, समटाइम्स फ्लड्स एंड समटाइम डिजीज। कभी फेमिन आ जाता था, कभी फ्लड आ जाता था, और कभी कोई बीमारी फैल जाती थी उसके राज्य में, तो जिसकी वजह से वो परेशान रहता था कि इसको कैसे हैंडल करें। ऑल वर ट्रबलिंग द किंग अलॉट। इन सब चीज़ों से वो बहुत परेशान था। इन द कोर्ट ऑल्सो द मिनिस्टर्स ऑलवेज फॉट अमंग देमसेल्फ। और उसके दरबार में, कोर्ट कहते हैं दरबार को, उसके मिनिस्टर्स जो थे आपस में एक दूसरे से छोटी छोटी बातों पर बहस करते थे, लड़ते रहते थे। उनका आपस में
कोई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा नहीं था। उस चीज़ को देखकर भी वो बहुत परेशान था। एवरीबडी वॉन्टेड द किंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, और हर कोई चाहता था कि सारी प्रॉब्लम्स हमारा किंग ही सॉल्व करे। हर प्रॉब्लम उसके पास आ जाती थी। भाई मिनिस्टर्स रखे हैं इतने सारे, उनका काम है बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, लेकिन वो आपस में उलझते रहते थे। अपनी प्रॉब्लम भी लेकर वो राजा के पास आते थे, जिससे उसकी टेंशन्स और परेशानियां और बढ़ जाती थी। ऑन टॉप ऑफ ऑल दिस, और इन सब के ऊपर एक और बात है, देयर वॉज ए कॉन्स्टेंट थ्रेट। कॉन्स्टेंट कहते हैं कंटिन्यूस, जो लगातार बना रहे। थ्रेट कहते हैं खतरा, ऐसा खतरा जो हमेशा बना रहे। कॉन्स्टेंट थ्रेट ऑफ अटैक्स फ्रॉम द नेबरिंग किंग्स, और ये भी एक प्रॉब्लम थी, खतरा बना हुआ था लगातार के आसपास के राजा भी उसको लगता था कि कभी भी हम पे हमला कर सकते हैं, क्योंकि हर राजा ये चाहता है कि अपने छोटे राज्य को अपने अंदर मिला ले, तो वो हमला करके उसके राज्य पर कब्जा कर लिया करते थे। तो इस बात का भी टेंशन उस राजा को होता था। तो कितनी सारी वरीज हैं उसकी लाइफ में। एज ए रिजल्ट ऑफ इट द किंग कुड नॉट स्लीप, ईट एंड एंजॉय लाइफ प्रॉपरली। अब राजा तो था इतने बड़े राज्य का, लेकिन परेशानी की वजह से ना वो सो पाता था, ना खा पाता था, ना ठीक से आराम कर पाता था। He did not feel hungry, उसको तो भूख भी नहीं लगती थी। At the table all the tasty dishes were laid, but he did not like any. अब उसको कोई कमी नहीं थी खाने की। टेबल पर जब लंच और डिनर लगता था बहुत सारी डिशेस होती थी, मगर वो कुछ खा ही नहीं पाता था, टेंशन रहती थी उसको। One day he saw his gardener taking his food under a tree. एक दिन उसने क्या देखा, गार्डन में जब वो गया तो उसका जो गार्डनर है, माली है, वो अपना खाना निकाल कर खा रहा है। He was eating simple thick chapatis with raw onion and mango pickle. वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया आराम से, और उसने अपना लंच बॉक्स खोला, उसमें मोटी मोटी रोटियां थी, साथ में कच्चा प्याज था और आम का अचार था। बस ये उसका खाना था, कितना सिंपल खाना। He was enjoying it. वो उसका बड़े मजे लेकर खा रहा था। एंड आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अंडर द ट्री, और खाना खाकर बड़ा आराम से चैन की नींद पेड़ के नीचे सो गया। द किंग एनवीड हिज साउंड स्लीप, उसकी इस गहरी नींद को देखकर उसको बड़ा एनवी हुआ, मतलब उसको जेलेसी हुई, जिसको हिंदी में कहते हैं ईर्ष्या। ईर्ष्या हुई कि मैं तो इतना बड़ा राजा, मैं इतना आराम से सो नहीं पाता, और ये गार्डनर, इसके पास कुछ भी नहीं है और इतनी मजे की नींद सो रहा है। आफ्टर थिंकिंग अलॉट, बहुत सोचा उसने, द किंग सेंट फॉर हिज गुरु। यहाँ एक वर्ड है सेंट फॉर, ये पास्ट टेंस है सेंड का, और जब फॉर के साथ यूज करते हैं सफिक्स के साथ फॉर लगा के, तो इसका मतलब हो जाता है बुलाना। तो उसने किसको बुलाया, अपने गुरु को बुलाया। द किंग वेलकम्ड हिम एंड टुक हिम टू हिज रूम। किंग ने बड़ा अच्छा उसका स्वागत किया और लेकर अपने खास कमरे में चला गया। ही एक्सप्लेन द होल प्रॉब्लम एंड आस्क्ड फॉर द सोल्यूशन। सारी समस्या, अपनी सारी टेंशन्स की बातें अपने गुरु के सामने रखी और पूछा कि इसका सोल्यूशन क्या है। द गुरु सजेस्टेड गिव योर थ्रोन टू योर सन एंड लिव ए कॉमन मैन्स लाइफ। क्या सजेशन दिया गुरु ने? गुरु जी बोले कि ऐसा करो, तुमसे ये संभल नहीं रहा है, तुम टेंशन में रहते हो, इस सबको छोड़ दो, राज्य को अपने बेटे के सुपुर्द कर दो, उसके हवाले कर दो, और तुम आप एक कॉमन आदमी की जिंदगी गुजारो जिसमें कोई टेंशन नहीं होगी। इतनी बड़ी बड़ी जो टेंशन है तुम्हें सब खत्म हो जाएंगी। नो इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज माई सन इज स्टिल ए चाइल्ड। अब राजा ने कहा ये तो पॉसिबल ही नहीं है, जो मेरा बेटा है अभी तो बहुत छोटा है, छोटा बच्चा है, वो नहीं संभाल पाएगा। ही कैन नॉट टेक केयर ऑफ माई किंगडम, रिप्लाइड द किंग। किंग ने रिप्लाई किया कि अभी मेरा बच्चा छोटा है और वो इस राज्य को नहीं संभाल पाएगा। द गुरु सेड देन गिव इट टू मी, तो मुझे दे दो। गुरु ने क्या कहा, तो ये राज्य मुझे दे दो। द किंग लाइक द आइडिया एंड हैंडेड ओवर हिज किंगडम टू हिज गुरु। ये आइडिया उसको, राजा को अच्छा लगा। फिर उसने अपना सारा राज्य हैंडेड ओवर मतलब हवाले कर दिया, उसको सुपुर्द कर दिया अपने गुरु जी को। द गुरु आस्क्ड व्हाट विल यू डू फॉर अर्निंग ए लिविंग। अपनी जिंदगी बिताने के लिए तुम्हें कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो कमाना पड़ेगा, तुम क्या करोगे, कैसे कमाओगे? आई शेल गो टू ए नेबरहुड किंगडम एंड स्टार्ट ए बिजनेस देयर। मैं पड़ोसी राज्य में चला जाऊंगा और वहां जाकर कोई बिजनेस स्टार्ट कर लूंगा। ये सब बातें क्यों हो रही है कि अब वो राजा नहीं रहा, एक कॉमन आदमी बन गया, उसको अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ कमाने की ज़रूरत है, कुछ काम करने की ज़रूरत है। तो आइडिया क्या दिया राजा ने कि मैं पड़ोस के राज्य में जाऊंगा और वहाँ कोई बिजनेस करूंगा। द गुरु ऑब्जेक्टेड, ऑब्जेक्टेड मतलब उसने एतराज़ किया, उसने उसको बोला कि यह बात ठीक नहीं है। उसको आगे पढ़ते हैं। द गुरु ऑब्जेक्टेड व्हाई डू यू वांट टू सेटल इन ए नेबरहुड किंगडम बी इन माई स्टेट। तुम पड़ोस के राज्य में काम करने क्यों जाना चाहते हो? काम तो तुम मेरे स्टेट में भी कर सकते हो, मेरे राज्य में भी कर सकते हो। बट पीपल नो मी, एक्सप्लेन द किंग। बट यहाँ तो लोग मुझे जानते हैं ना, तो वो पहचान जाएंगे कि राजा है, तो मुझे काम करने में दिक्कत आएगी। द गुरु एक्सप्लेन्ड दैट इट डिड नॉट मैटर एट ऑल। गुरु ने क्या कहा, उसको समझाया कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपको जानते हैं। पीपल विल बिकम हैबिचुअल, कुछ समय में उनको आदत पड़ जाएगी, उनको समझ में आ जाएगा। फाइनली द किंग एग्रीड, आखिर में किंग एग्री हो गया, राजी हो गया।
He said, "Give me 50,000 gold coins so that I can begin my new life peacefully." अब आप मुझे नई जिंदगी शुरू करने के लिए 50,000 50,000 गोल्ड कॉइन दे दीजिए। द गुरु इमीडिएटली रिमाइंडेड हिम, गुरु ने उसको फौरन रिमाइंड कराया। इमीडिएटली मतलब फौरन, रिमाइंडेड मतलब याद दिलाया। क्या याद दिलाया? सन, यू आर नो लॉन्गर द किंग, यू कैन डू ए जॉब, यू नीड नॉट हैव एनी मनी फॉर इट। बच्चे, तुम अब राजा नहीं रहे हो जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो 50,000 गोल्ड कॉइन्स की। तुम कॉमन आदमी हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, और कुछ ना होते हुए तुम कोई जॉब कर सकते हो। उसके लिए तो कोई तुम्हें धन नहीं चाहिए, जाके नौकरी करने शुरू करो, कोई काम करने शुरू करो। द किंग एग्रीड, किंग यहाँ भी राजी हो गया। द गुरु आस्क्ड, गुरु ने कहा, व्हाट काइंड ऑफ ए जॉब विल यू डू? लेकिन अब यह बताओ कि तुम किस तरह का काम करने जानते हो या क्या करोगे? यू कैन प्लाउ माई फील्ड्स एज ए फार्मर, तुम एक काम कर सकते हो, तुम मेरे खेतों में काम कर सकते हो, प्लविंग, जुताई कर सकते हो। कट ग्रास एज ए गार्डनर, एक माली बनकर हमारी जो लॉन है या गार्डन है उसकी घास काट सकते हो। ले ब्रिक्स एज ए मैसन, या फिर ईंटों लगाने का काम कर सकते हो एक मिस्त्री की तरह से। और फाइट अगेंस्ट माई एनिमी एज ए सोल्जर, या फिर मेरी आर्मी में शामिल हो जाओ और एज ए सोल्जर काम करो, जिससे अब अगर कोई लड़ाई हो तो उसमें काम आएगा तुम्हारा। और फाइट अगेंस्ट माई एनिमी एज ए सोल्जर, और या फिर मेरी आर्मी में शामिल हो जाओ और एज ए सोल्जर उसमें काम करो। आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम द किंग रिप्लाइड, अब राजा ने थोड़ी देर सोचा कि ये नई नई बातें कहाँ से आ रही हैं, तो कभी सोचे नहीं थे जिंदगी में। उसके बाद बोला, आई डू नॉट नो प्लविंग, मुझे प्लविंग नहीं आती, गार्डनिंग नहीं आती, मैसनरी नहीं आती। मोरओवर फाइटिंग एज ए सोल्जर मीन्स अगेन फेसिंग द बैटल ग्राउंड, डेथ्स एटसेट्रा, आई कैन नॉट डू एनी जॉब। ये सारे काम मुझे आते नहीं है, सोल्जर की तरह काम करूँ तो बैटल में जाना पड़ेगा, बैटल का मतलब मार धाड़ काट, उनसे मैं बचना चाहता हूँ, अब क्या करूँ मैं, मेरे बस के तो कोई काम ही नहीं बचा। द गुरु सेड, आई नो वेरी वेल विच जॉब कैन बी डन बाई यू, सी आई एम ए साधु, आई शैल रिटर्न टू माई फॉरेस्ट हट, आई नीड अ सर्वेंट who can live in this palace, sit on the throne and take care of my kingdom, this will be your duty। कितना बढ़िया सोल्यूशन निकाला साधु जी ने, हमारे गुरु जी ने। उन्होंने कहा कि मैं तो एक साधु हूँ, अपनी जंगल वाली कुटिया में लौट जाऊँगा, लेकिन ये मेरा राज्य कौन चलाएगा? उसके लिए मुझे एक सर्वेंट की ज़रूरत है जो कि इस तख्त पे बैठे और मेरी जगह इस पूरे राज्य को अच्छे से संभाले। द किंग हैप्पीली एग्रीड टू डू दैट ड्यूटी फॉर गुरु। अब ये काम तो राजा करता ही आ रहा था, जानता था इस काम को करने के लिए। अब गुरु जी के बिहाफ पे एज ए सर्वेंट उसको ये काम करना था, तो इस काम के लिए वो किंग राजी हो गया। देन द गुरु रिटर्न्ड टू द फॉरेस्ट एंड द किंग कंटिन्यूड हिज ड्यूटी। अब गुरु जी तो वापस अपने कुटिया में चले गए फॉरेस्ट में, और किंग ने जैसे पहले काम कर रहे थे उसी तरह से एज ए ड्यूटी, एक ड्यूटी के तौर पर ये काम करना शुरू कर दिया। कौन सा? राज्य चलाने का। देयर वाज hardly any defense, but the king had become free of the burden of responsibilities and worries because he was a servant of his guru। काम तो वही था जो पहले चल रहा था, राजा पहले कर रहे थे, लेकिन इसमें फर्क क्या था? थोड़ा सोच का फर्क आ गया। अब वो सर्वेंट था किसका? गुरु जी का। गुरु जी के बिहाफ पे काम कर रहा था, तो सारी टेंशन्स वरीज गुरु जी के लिए थी। वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा था एज ए मैनेजर, जैसे मैनेजर काम करते हैं ना, मालिक की टेंशन अलग होती है, मैनेजर की टेंशन अलग होती है। तो मैनेजर अपनी ड्यूटी करता है और सारी टेंशन उसने छोड़ दी मालिक के लिए। मालिक यहाँ पर कौन है इस टाइम? गुरु जी है। आफ्टर सम मंथ्स द गुरु विजिटेड द कोर्ट, द किंग रेस्पेक्टफुली मेड हिम सिट ऑन द थ्रोन एंड ही हिमसेल्फ स्टूड बिसाइड। कुछ महीनों के बाद गुरु जी वापस महल में आते हैं और कोर्ट में आते हैं। कोर्ट मतलब दरबार लगा हुआ है। तो राजा क्या करते हैं? खड़े हो जाते हैं उनकी रेस्पेक्ट में और जगह छोड़ देते हैं। जो राजा की सीट थी, सिंहासन था, उसको छोड़ देते हैं। वहाँ किसको बिठाते हैं? गुरु जी को, और उनके साइड में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो पोजीशन है वो गुरु जी की बड़ी है और हमारे राजा जी वो उनके सर्वेंट है, तो उनके साइड में खड़े हो जाते हैं। द गुरु आस्क्ड, हाउ इज योर हंगरिंग स्लीप? अब गुरु जी ने पूछा कि अब आपकी नींद और भूख का क्या हाल है? जो आप पहले बता रहे थे कि आपको भूख नहीं लगती, आपको नींद नहीं आती, अब क्या हाल है? आई एंजॉय माई मील्स एंड स्लीप वेल, आंसर द किंग। किंग ने क्या कहा? अब मैं अपने खाने को एंजॉय करता हूँ और आराम से सोता हूँ। द गुरु एक्सप्लेन्ड, गुरु ने क्या एक्सप्लेन किया? अब लुक एवरीथिंग इज एज बिफोर, जैसी पहले थी चीजें अभी वही हैं। अर्लियर यू मेड वर्क एज योर बर्डन ऑफ वरीज एंड नाउ यू कंसिडर इट एज योर ड्यूटी, सो यू एंजॉय योर लाइफ। पहले आप बर्डन लेते थे, हर चीज़ की टेंशन लेते थे, अपनी जिम्मेदारी बना रखी थी, वो थी आपकी जिम्मेदारी, लेकिन अब उसी काम को आप कर रहे हैं, लेकिन अभी आपकी ड्यूटी है। तो ये सोच का फ़र्क, पोजीशन का फ़र्क, इस तरह से इन्होंने समझाया है। और गुरु जी की स्मार्टनेस, समझदारी और गुरु जी की विजडम का एक एग्जाम्पल है ये। तो बच्चों कैसी लगी स्टोरी? आई होप यू लाइक्ड इट। नाउ लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज टेक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1 इज द किंग वॉज फुल ऑफ space, peace, tension or happiness? Tension. The king was full of tension.
द किंग कुड नॉट स्लीप प्रॉपरली और ईट प्रॉपरली और बोथ, एक्चुअली बोथ, ना खा पाता था ना सो पाता था, तो दोनों चीजें नहीं कर पाता था। नंबर 3 इज द किंग एनवीड द साउंड स्लीप ऑफ, किसके साउंड स्लीप से उसको जेलेसी हुई? मिनिस्टर, गुरु और गार्डनर। द किंग हैंडेड ओवर हिज किंगडम टू हिज गुरु। आफ्टर वर्किंग एज द सर्वेंट ऑफ हिज गुरु द किंग फेल्ट हैप्पी, टेंस्ड और बर्डन्ड। क्या फील हुआ उसको? हैप्पी। नाउ बी सेक्शन, बी क्वेश्चन, राइट T for true and F for false statements. So let us see which statement is correct here and which is not. The king could enjoy his meals and sleep at last. लास्ट में स्टोरी के जो राजा था वो आराम से सो पा रहा था और खा पा रहा था, तो ये सही है, दिस इज ट्रू। द किंग हैंडेड ओवर हिज किंगडम टू हिज सन एंड वेंट टू द फॉरेस्ट। क्या ये बात सही है? नो, दिस इज नॉट करेक्ट। अपने बेटे को उसने राज्य नहीं दिया था। The Guru gave lots of money to the king when the king handed over the kingdom to his Guru. गुरु ने बहुत सारा पैसा दिया राजा को, ऐसा नहीं था। This is false. The Guru appointed the king as the caretaker of his throne. ये है मेन लाइन, as a caretaker, देखभाल करने के लिए उसने राजा को रख लिया, तो ये सही है। The king was very happy with his life. अब लाइफ कैसे चेंज हुई राजा की? केयरटेकर बनने के बाद अब वो खुश रहने लगा, तो ये सही है। नाउ हु सेड टू हुम, दीज आर सम डायलॉग्स फ्रॉम द स्टोरी। देखते हैं किसने किससे क्या कहा। गिव योर थ्रोन टू योर सन, हु सेड दिस? गुरुजी सेड दिस टू द किंग, गुरुजी एंड किंग, ऐसे आएगा। नंबर 2 इज ही कैन नॉट टेक केयर ऑफ माई किंगडम, किंग सेड टू द गुरु, तो यहाँ आ गया किंग, यहाँ आ गया गुरु। गिव मी 50,000 गोल्ड कॉइन्स सो दैट आई कैन बिगिन माई न्यू लाइफ पीसफुली, ये किसने कहा? किंग ने। किससे? गुरु जी से कहा। नंबर 4 इज व्हाट काइंड ऑफ अ जॉब विल यू डू, किस तरह का काम करोगे? ये पूछा था गुरु जी ने अपने राजा से। आई एंजॉय माई मील्स एंड स्लीप वेल, हु सेड दिस? किंग सेड दिस टू हिज गुरु। ओके, नाउ डी सेक्शन में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, ये आप खुद करेंगे। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज वर्ड रॉक, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। स्टोरी से कुछ हमें वर्ड्स निकाल के यहाँ डालने हैं जिससे ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। देयर इज स्पेस एनी डिस्टेंस बिटवीन अवर हाउसेज, हार्डली, हार्डली कहते हैं मुश्किल से, इसका मतलब हुआ कि घरों के बीच में मुश्किल से थोड़ा सा ही फासला है, बहुत कम फासला है मतलब। मिसिस शर्मा स्पेस द न्यू लुक्स ऑफ मिसिस नायर। एक लेडी दूसरी लेडी के नए लुक को देखकर क्या हो सकती है? या तो खुश हो सकती है या फिर जेलस हो सकती है। यहाँ उभरता हमारा envy, इस जवाब envied। Number 3, our maid is not being able to of my grandparents, we need to change her। चेंज करने की बात आ रही है, इसका मतलब यहाँ वो काम नहीं कर पा रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे being able to take care। पूरा सेंटेंस पढ़ के समझते हैं कि क्या आना चाहिए। Our maid is not being able to take care of my grandparents, उनका ख्याल नहीं रख पा रही है। The king was sitting on his throne, अपने तख्त पर बैठा हुआ था, and listening to his ministers, उन मिनिस्टर से बातें करता था, उनकी बातें सुनता था, कंप्लेंट सुनता था उनकी। Number 5 is there is always a serious space of terrorists in our country, threat, थ्रेट कहते हैं खतरे को, हमेशा थ्रेट बना रहता है। नाउ बी क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। वी हैव सम वर्ड्स ऑन द लेफ्ट साइड एंड ऑन द राइट साइड वी हैव देयर मीनिंग्स, सो लेट अस मैच देम। मेक ओवर, मेक ओवर का मतलब क्या होता है? न्यू लुक, न्यू लुक। ओके, कैरी ओवर, इसका मतलब क्या होता है? कैरी ओवर का मतलब होता है टेक टू अनदर प्लेस, किसी चीज को कहीं और ले जाना। फॉल ओवर, गिर जाना। टॉपल, गेट ओवर, ओवरकम, गेट ओवर समथिंग, ओवरकम समथिंग। बिलो ओवर, टू गो अवे, बिलो ओवर मतलब दूर चले जाना। नाउ लेट अस सी व्हाट इज देयर इन गेमिंग ग्रामर। फिल इन द ब्लैंक्स विद द कलेक्टिव नाउन्स। इन कुछ चीज़ों के नाम लिखे हैं यहाँ पे, उनके कलेक्टिव नाउन्स आपको पता करके यहाँ लिखने हैं। हम इसको पढ़ते हैं कि करके। द स्पेस ऑफ गर्ल्स वॉज प्लेइंग इन द पार्क। व्हाट ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स इज कॉल्ड, ग्रुप भी बोलते हैं और बेबी भी बोलते हैं, बेबी। नंबर 2 इज
द स्पेस ऑफ आंट्स इन्वेडेड द विलेज। एंट्स के लिए कॉलोनी भी आता है और आर्मी भी आता है, तो इन्वेजन का यहाँ वर्ड है, इन्वेजन मतलब हमला कर देना, तो आर्मी यूज करते हैं हम। द स्पेस ऑफ जजेस पनिश द कल्प्रिट। ग्रुप ऑफ जजेस को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पैनल। नंबर 4 इज द ग्रुप ऑफ गोट्स इज ग्रेजिंग। गोट्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? हर्ड। हर्ड, HERD, HERD। नंबर 5 इज द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वॉज गोइंग ऑन। स्पेस के साथ है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स का ग्रुप को क्या कहते हैं? क्लास। द स्पेस ऑफ मिनिस्टर्स वॉज डिबेटिंग ओवर द इशू। मिनिस्टर्स के ग्रुप को कहते हैं काउंसिल। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द स्पेस ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स हैज अराइव्ड एट द स्टेडियम। द टीम ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स, टीम। Okay, so we have completed this one. B question is complete the following sentences with appropriate collective noun. अब हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, दो ऑप्शन है, उनमें से एक चूज करके हमें इसको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। A bunch of birds और keys। birds के लिए यूज होता है bunch या keys के लिए? It is used for keys. Number 2 is a pack of cats or wolves. pack यूज होता है wolves के लिए। A gang of boys or thieves। gang यूज होता है thieves के लिए। A choir of painters or singers। choir is used for singers। A shoal of fish or birds। shoal is used for group of fish। An army of ants or birds। the word army is used for ants। Talk back। your teacher will recite a story about another king and his guru। आपकी टीचर आपको एक और स्टोरी सुनाएंगे जिसमें गुरु और राजा की कहानी होगी। लिसन टू द स्टोरी केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय योर टीचर। स्टोरी सुनाने के बाद आपसे क्वेश्चन पूछेंगी और आप उसके जवाब दीजिएगा, तो ये आपका क्लास का डिस्कशन होगा। राइटिंग हैंड। सपोज यू आर द किंग, यू लिव इन अ टेंशन फ्री लाइफ आफ्टर हैंडिंग ओवर योर थ्रोन टू द गुरु। Now you write a letter to your guru thanking him for showing you the right path। अब आप अपने गुरु जी को एक लेटर लिखिए जिसमें आप उनको थैंक्स बोलिए, शुक्रिया बोलिए कि वो इतना अच्छा आपको सुझाव दिया, सही रास्ता दिखाया। तो ये लेटर का फॉर्मेट बना हुआ है, इसको आपको कंप्लीट करना है। सो विद दिस वी आर क्लोजिंग द सेशन हियर। वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज। सो इन द नेक्स्ट सेशन आई विल कम with a new poem for you. Okay, so till then, bye.